हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए राजनीतिक विज्ञान का पहला चैप्टर लेकर आया हूँ, जो कि बुक 2 का पहला चैप्टर है, जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। आज उसका पहला चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। राष्ट्र निर्माण की चु- पहला चैप्टर का दूसरा बुक का पहला चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। या चैप्टर का पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3 या पार्ट 3 से 4 इसका पार्ट आएगा। उसके बाद यह लेसन खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम आप सब्जेक्टिव कराएंगे, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव कराएंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने फ्रेंड के यहाँ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी जो राजनीतिक शास्त्र का सेकेंड बुक का पहला चैप्टर है उसको पढ़ सके और पहला चैप्टर की तैयारी अच्छी तरह से कर सके, ताकि उनका पहला चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो हम पहले इस लेसन का परिचय पढ़ लेते हैं कि इस लेसन में हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो आइए जानते हैं। इस अध्याय में हम लोग हिंदुस्तान के आजाद होने के तुरंत इस अध्याय में हम लोग हिंदुस्तान के आजाद होने के तुरंत बाद हिंदुस्तान को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आजाद होते ही दो देशों का निर्माण हो जाता है और यह सबसे बड़ी चुनौती थी। तो इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे कि हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद हिंदुस्तान कितने मुश्किलों में पड़ गया, क्योंकि देश का विभाजन हो गया। उसके बाद देश का विभाजन होने के बाद देश कई भागों में बटा हुआ था। लगभग 500 भागों में बटा हुआ था, जिसे एक करना था। ये सभी मुश्किल थे। आज़ाद होने के बाद भारत का दो भागों में विभाजन हो गया। पहला का नाम भारत पड़ा और दूसरा का नाम पाकिस्तान पड़ा। और यह सबसे बड़ी और और सबसे बड़ी चुनौती थी कि यहाँ पर अलग अलग जाति, धर्म, भाषा, परंपरा के मानने वाले लोग थे। जब भारत को जब इस लेसन में पढ़ेंगे कि भारत में अनेक जाति, अनेक धर्म, अनेक भाषा बोलने वाले लोग, अनेक परंपरा के लोग रहते हैं, जिसको एक करना बहुत ही मुश्किल थी, बहुत चुनौती भरा काम था। सबसे बड़ी चुनौती राष्ट्रीय एकता और अखंडता करना होता है। अगर किसी देश में अलग जाति, धर्म, भाषा, परंपरा के मानने वाले लोग रहते हैं, तो उन लोगों को एक करना चुनौती होता है। लेकिन इनसे भी बढ़कर एक बहुत बड़ा चुनौती होता है कि अपने देश को एक कैसे किया जाए। जो हमारा देश खंडित है, उसे अखंडित हमारा जो देश टूटा हुआ है, उसे कैसे जोड़ा जाए, ये सबसे बड़ा चुनौती बड़ा काम होता है। तो इसी के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहला पहला पॉइंट जान लेते हैं। पहला पॉइंट, जिसका नाम है राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता किसे कहते हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। एक देश में अलग अलग विचारों और विभिन्न आस्थाओं के लोग होते हैं, लोग नहीं लिखा, लोग होते हुए भी आपस में प्रेम, एकता और भाईचारे का बना रहना ही राष्ट्रीय एकता कहता है। समझते हैं। कोई भी देश, मान लीजिए भारत में अनेक धर्म, अनेक जाति, अनेक भाषा बोलने वाले लोग, अनेक वर्ग के लोग, अनेक जाति के लोग, अनेक अलग अलग कपड़ा
वस्त्र पहनने वाले लोग रहते हैं, लेकिन सभी में भाईचारा है, सभी में प्रेम है, सभी में एकता है, सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, तो इसे ही राष्ट्रीय एकता कहते हैं। उसके बाद अखंडता। अखंडता किसे कहते हैं, ये जानते हैं। वह जो कभी खंडित ना हो, अर्थात जिसको बांटा ना जा सके, तो उसको अखंडता कहते हैं। अखंडता का सीधा मतलब होता है कि जिसे खंडित ना किया जा सके, जिसे तोड़ा नहीं जा सके, उसे अखंडता कहते हैं। जिसे बांटा नहीं जा सके, उसे अखंडता कहते हैं। भारत की आज़ादी, स्वतंत्र भारत। जब भारत आज़ाद हो गया, भारत कैसे आज़ाद हुआ, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो पहला है, सन 1947 के 14 से 15 अगस्त की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। 1947 ईस्वी में 14 से 15 अगस्त के जो मध्य रात्रि थी, यानी 12 बजे हमारा देश आज़ाद हो गया था। आप लोग जानते होंगे कि 12 बजे रात के बाद टाइम चेंज हो जाता है। जैसे आज एक तारीख है, तो आज रात 12 बजे के बाद हुआ 2 तारीख हो जाएगा। उसी तरह हमारा देश 14 और 15 अगस्त के मध्य रात्रि 12 बजे को आज़ाद हुआ था। इसीलिए हमारा देश आज़ादी दिवस 15 अगस्त को मनाता है। उसके बाद भारत 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 के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत में चुनाव हुआ, चुनाव कांग्रेस जीता, जिसके पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने थे। और पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे, तो भारत के प्रथम विदेश मंत्री भी जवाहरलाल नेहरू जी ही थे। और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो आप बताइएगा, सरदार पटेल थे। सरदार पटेल थे भारत के प्रथम गृह मंत्री, जिन्होंने भारत के जितने भी भाग थे उसे एक करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाया। सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद तीसरा टॉपिक क्या करा, तीसरा पॉइंट क्या करा, इस रात नेहरू जी ने एक विशेष सत्र संबोधित किया था। उनका यह भाषण भाग्य बधू चिर प्रतीक्षित के नाम से जाना गया था। जिस रात हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था, उसी रात भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद में जाकर एक सत्र को संबोधित किया और वहां पर एक भाषण दिया, जिस भाषण का नाम था भाग्य बधू चिर प्रतीक्षित था, जिसका भाषण का नाम भाग्य बधू चिर प्रतीक्षित था। तो इसको आप याद रखिएगा कि जो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए जो भाषण दिया था, उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था भाग्य बधू चिर प्रतीक्षित भेंट। तो इसको भी हम समझ लिए, आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे टॉपिक क्या कर रहा है, आजादी के लड़ाई के समय 2 बातों पर सबकी मंजूरी हुई थी। जब देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई हो रही थी, सभी भक्त लोग देश को आज़ाद कराने की प्रयत्न कर रहे थे, तो तब 2 बातों पर मंजूरी की गई थी। पहला बात था कि देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा। कहने का मतलब है कि जब हमारा देश भारत जब आज़ाद हो जाएगा, तो हमारा देश में लोकतंत्र की सरकार स्थापित किया जाएगा, जिसमें सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग को समान समान अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। पहला यह मंजूरी की गई। दूसरा बात यह थी कि सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। गरीबों और कमजोर किसानों का खास ख्याल रखा जाएगा। जब हमारा भारत आज़ाद हो जाएगा,
तो जब सरकार बनेगी, जब लोकतंत्र स्थापित हो जाएगी, तो वो सरकार जो है भले भले के लिए काम करेगी, सबके भले के लिए काम करेगी, देश के विकास के लिए काम करेगी। और जो लोग गरीब हैं और जो किसान कमजोर हैं, जिनके पास उतना भूमि नहीं है, उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। इस दोनों बातों पर मंजूरी की गई थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो पर कमेंट करें। उसके बाद चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के यहाँ या आप किसी ग्रुप में ज्वाइन है तो उस ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, ताकि वे भी इस वीडियो को देखें और पॉलिटिकल साइंस का जो पहला चैप्टर है उसकी तैयारी करना शुरू कर दें। तो आइए जानते हैं आगे की ओर। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है 1947 में जिन हालात में भारत आज़ाद हुआ था, शायद ही उस वक्त तक कोई भी देश वैसी स्थिति में आज़ाद हुआ हो। आज़ादी तो मिली लेकिन देश का बंटवारा हो गया। तो आइए समझते हैं। कह रहा है कि जिस 1947 में जिन हालत में हमारा प्यारा भारत आज़ाद हुआ था, उसी हालत में अन्य देश भी आज़ाद हुए थे। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो कि आज़ाद होने के बाद इसका विभाजन हो गया, जो कि पाकिस्तान और भारत बना। विश्व में पहला देश है जो जिसका आज़ाद होने के बाद इस विभाजन हो गया। ऐसा ऐसा बात किसी देश के साथ नहीं हुआ जो कि स्वतंत्र होने के बाद हुआ था भारत के साथ। तो ये पॉइंट यही कह रहा है कि जिस तरह भारत आज़ाद हुआ था तो उसी तरह अन्य देश भी आज़ाद हुआ था। लेकिन भारत आज़ाद होने के बाद विभाजन हो गया था, लेकिन अन्य देश आज़ाद होने के बाद विभाजन नहीं हुआ था। इसीलिए भारत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। नोट कर लीजिएगा। नोट है कि महात्मा गांधी ने कहा था 14 अगस्त 1947 को कोलकाता में। महात्मा गांधी, जब देश हमारा आज़ाद हो रहा था तो उस वक्त महात्मा गांधी कोलकाता में थे, क्योंकि कोलकाता में सबसे अधिक मुस्लिम थे। और जब हमारा देश का बंटवारा हो रहा था तो बंगाल में हिंदू एवं मुस्लिम के बीच आंदोलन हो गया था, जिस आंदोलन को रोकने के लिए महात्मा गांधी कलकत्ता गए थे और वहां पर एक भाषण दिए थे। और उस भाषण में कहते हैं कि कल हम अंग्रेजी शासन से आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन कल हमारा भारत का बंटवारा भी हो जाएगा। इसीलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी एवं गम दोनों का दिन है। जब वहाँ कलकत्ता पहुँचते और वहाँ पर भाषण देते हैं तो उस भाषण में कहते हैं महात्मा गांधी की कल हम और हम कल हमारा देश भारत आज़ाद हो जाएगा, लेकिन कल हमारा देश का बंटवारा भी हो जाएगा। हमारा देश तो आज़ाद हो जाएगा, लेकिन हमारा देश का बंटवारा भी हो जाएगा। इसीलिए कल का दिन हमारे हमारे लिए और हमारे देश के लिए खुशी का भी दिन है और गम का भी दिन है। क्योंकि गम का दिन इसीलिए है क्योंकि हमारा देश का बंटवारा हो जाएगा, और खुशी का दिन इसलिए है क्योंकि हमारा देश कल आज़ाद हो जाएगा। अगला टॉपिक क्या है, आइए जानते हैं। आज़ादी के बाद नए राष्ट्र की चुनौती। जब हमारा देश भारत आज़ाद हो गया तो कौन कौन सी चुनौती आई थी? नए राष्ट्र मतलब नए देश को बनाने में, भारत को नए देश बनाने में कौन कौन सी चुनौती आई? भारत को एक करने में कौन कौन सी चुनौती आई? तो भारत के सामने मुख्य रूप से 3 चुनौती आई। जब भारत हमारा आज़ाद हो गया और भारत का जब निर्माण किया जा रहा था तो भारत के सामने मुख्य रूप से 3 चुनौतियां आई थी जो कि भारत को नए देश बनाने में दिक्कत दे रही थी। तो आइए उसके बारे में जानते हैं। पहला चुनौती क्या था उसके बारे में जानते हैं। जब हमारा देश बन रहा था आज़ादी के बाद तो पहला चुनौती था एकता एवं अखंडता।
तो जानते हैं, भारत भारत आकार और विविधता के तौर पर किसी महादेश से कम नहीं था। भारत का जो आकार है और विविधता के तौर पर किसी महादेश से कम नहीं। जिस तरह किसी महादेश में अनेक देश होती है और अनेक देश, हर देश का अपना अपना संस्कृति होता है, और हर देश में अनेक अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। उसी तरह भारत में भी अनेक अनेक संस्कृति के लोग रहते हैं, अनेक भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, अनेक धर्म के लोग रहते हैं और अनेक जाति के लोग रहते हैं, तो रहते हैं। और उसके बाद आगे आगे जानते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे, उनकी संस्कृति अलग थी और उनके धर्म अलग थे। इतनी विविधताओं से भरा कोई देश ज्यादा दिनों तक एकजुट नहीं रह सकता, यही आशंका बनी हुई थी। भारत में अनेक धर्म के लोग रहते थे, अनेक संस्कृति के लोग रहते थे, अनेक भाषा बोलने वाले लोग रहते थे, जो कि एक विविधता था। भारत में विविधता था, जो कि ज्यादा दिनों तक एकजुट नहीं रह सकता था। जब हमारा देश का निर्माण हो रहा था तो डर बना था कि जो इतना भारत में विविधता है, कहीं आगे जाकर लोग विद्रोह ना कर दे, इसकी आशंका बनी थी जब हमारा देश का निर्माण हो रहा था। उसके बाद जब हमारा दूसरा चुनौती था लोकतंत्र को कायम रखना। किस तरह से हम लोकतंत्र को कायम रखा जाए, तो इसके बारे में जानते हैं। संविधान में मौलिक अधिकार की गारंटी दी गई है और सभी को मतदान का भी अधिकार है। संविधान में जो है मौलिक अधिकार की गारंटी, मौलिक अधिकार, आपका जो अधिकार है उसको भी दिया गया, और आप मतदान भी आप किसी पार्टी को चुन भी सकते हैं, इसका अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकार, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान में लोगों को कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहले 7 था, जिसमें से संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि भारत में लोगों को कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो आप लिखिएगा 11 मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीयों को 11 मौलिक कर्तव्य दिया गया है। उसके बाद आगे की ओर जानते हैं। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मुल्क लोकतंत्र को अपनाया। भारत जो था संसदीय शासन पर आधारित, जो संसद शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व था, उस लोकतंत्र को अपनाया। इससे सुनिश्चित हो गया कि लोकतांत्रिक ढांचे के अंदर राजनीतिक मुकाबले होंगे। इस बात से सुनिश्चित हो गया कि जो हमारा देश में अनेक धर्म अनेक जाति के लोग रहते हैं, और अगर सभी धर्म और सभी जाति को बराबर से अधिकार नहीं दिया गया, तो बाद में लोग विद्रोह करेंगे कि आपने उस धर्म को अधिक अधिकार दिया और हमें कम अधिकार दिया। तो इसका डर बना था जब हमारा देश का निर्माण हो रहा था। तो उसके बाद राष्ट्र निर्माण में तीसरा चुनौती क्या था, तो आइए जानते हैं। तो तीसरा चुनौती था सबका विकास हो, ना कि एक का। मतलब जब हमारा देश का निर्माण हो तो उसके बाद सबका विकास हो, ना कि हिंदू का हो मुस्लिम का ना हो, मुस्लिम का हो हिंदू का ना हो। ऐसा नहीं किया जाएगा। जो ऊंची जाति का हो उसका विकास किया जाएगा, जो नीची जाति का है उसका विकास नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा, सभी का विकास होगा, सबका साथ सबका विकास, ये होगा। तो आइए जानते हैं। संविधान में यह बात स्पष्ट कर दी गई थी कि सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाए तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदाय की विशेष सुरक्षा दी जाएगी। संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जितने भी देश में नागरिक हैं सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाएगा। उनके साथ धार्मिक या सांस्कृतिक मामले में क्या कहते हैं,
ऊंच नीच नहीं की जाएगी। अगर उनकी संख्या अल्प अल्प उनकी जो अगर कोई धर्म मानिए अगर ईसाई धर्म और बौद्ध धर्म की संख्या कम है तो उसके साथ उसका विकास उतना नहीं किया जाएगा, उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उन जो जिनका 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 धर्म की संख्या बहुत कम है, जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उन पर सुरक्षा दी जाएगी ताकि उन्हें किसी से खतरा ना हो। ये तीन चुनौतियां थी। पहला पहला चुनौ पहला चुनौती था एकता में अखंडता। दूसरा चुनौती था लोकतंत्र को कायम रखना, और तीसरा चुनौती था सबका विकास हो ना कि एक का। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा 5 नंबर या 2 नंबर में पूछा जाएगा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश के राष्ट्र जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद इसके निर्माण में कितने चुनौतियां आई थी। तो आप लिखिएगा कि जब हमारा देश भारत आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के बाद जब हमारा देश का निर्माण हो रहा था तो मुख्य रूप से 3 चुनौतियां आई। पहला एकता और अखंडता, दूसरा लोकतंत्र की स्थापना कैसे की जाए, तीसरा सबका विकास हो ना कि एक का। इसके बारे में आप लिख दीजिएगा, आपको पूरा में पूरा नंबर मिल जाएगा। आगे टॉपिक क्या कर रहा है जानते हैं। कराची जो वर्तमान में पाकिस्तान का एक राज्य है। कराची में 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की जो संविधान सभा के अध्यक्ष में भाषण दिया मोहम्मद अली जिन्ना थे और कहा 11 अगस्त 1947 में जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त, उससे 4 दिन पहले 11 अगस्त 1947 ईस्वी को पाकिस्तान का संविधान बन रहा था। तो उस संविधान सभा में सभी जो मुस्लिमों के लिए अलग देश की मांग कर रहे थे वे उपस्थित हुए और उसमें सभी ने भाषण दिया, और उसमें से अली जिन्ना ने भी भाषण दिया और उन्होंने कहा कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय की जटिलताओं को दूर करने के उद्देश्य से काम करना चाहिए। उन्होंने भाषण में कहे कि जिनकी संख्या अधिक है और जिनकी संख्या कम है, वे समुदाय की जो दिक्कतें हैं, वो परेशानियां हैं, उसे दूर करने का काम किया जाएगा। उसके बाद यहाँ अलग अलग समुदाय के लोग हैं। अगर मुसलमान की बात की जाए तो इसमें पठान, पंजाबी, मुस्लिम, शिया और सुन्नी आदि में बड़े हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। इसमें से हम अगर मुस्लिम की बात करें तो मुस्लिम की बात की जाए तो मुस्लिम में भी पठान आते हैं, पंजाबी मुस्लिम आते हैं, शिया और सुन्नी आते हैं। उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद हिंदू में भी ब्राह्मण, वैष्णव, खत्री तथा बंगाली, मद्रासी आदि समुदाय में बंटे। जिस तरह से मुस्लिम में भी पठान, पंजाबी, मुस्लिम, शिया और सुन्नी में बंटे हैं, उसी तरह हिंदू में भी ब्राह्मण, वैष्णव, खत्री तथा बंगाली, मद्रासी आदि समुदाय में बंटे हुए हैं। लेकिन आप पाकिस्तान में आज़ाद हैं। तब मोहम्मद अली जिन्ना आगे कहते हैं कि अगर आप पाकिस्तान में आ जाते हैं तो आप पाकिस्तान में पूर्ण रूप से आज़ाद हैं, आप पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। आप मंदिर भी जा सकते हैं, मस्जिद भी जा सकते हैं या किसी अन्य पूजा स्थल पर भी जा सकते हैं। आपका धर्म, जाति या विश्वास से राज्य को कुछ लेना नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना भाषण को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि अगर आप पाकिस्तान में आ जाते हैं तो आप पाकिस्तान में पूर्ण रूप से आज़ाद हैं। आप पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। आप मंदिर भी जा सकते हैं, आप मस्जिद भी जा सकते हैं या किसी अन्य पूजा स्थल पर भी जा सकते हैं। आप पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा।
आपका धर्म या जाति विश्वास से राज्य का कुछ, आपका कौन सा धर्म है, आप कौन से जाति से हैं, आपका मुस्लिम या हिंदू पर विश्वास है या नहीं है, इससे देश को कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ राज्य का मतलब होता है देश, लेना देना नहीं है। बस आज इतना ही रहने देते हैं, फिर हम कल नेक्स्ट वीडियो में लेकर इससे आगे की ओर बढ़ेंगे और आगे की ओर जानेंगे। इस चैप्टर को हम 3 से 4 वीडियो में ख़त्म कर देंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, उसके बाद हमारा पॉलिटिक्स भी ख़त्म, पहला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं और वीडियो को सॉरी बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी, वीडियो को द एंड करते हैं। और जाने से पहले आप बस चैनल को लाइक कर दें, वीडियो में कमेंट कर दें, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के यहाँ ज़रूर शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो को देखें और पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर का भी उनका भी तैयारी शुरू कर दें। तो आज इतना ही रहने देते हैं, कल आप मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय बच्चों।